हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ विद निधि यादव पर। आज सुबह की शुरुआत हुई 5 बजे से और उठकर मैंने वही डेली रूटीन के काम किए। आज हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश आ रही है। चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। देखिए हमारे यहाँ सुबह 6:30 बजे से बारिश आ रही है और 1 मिनट भी बारिश बंद नहीं हुई। अब 10 बज रहे हैं अब फ़िलहाल। और पेड़ पौधे देखो कितने अच्छे हो गए ना, कितने सुंदर लगते हैं बारिश में पेड़ पौधे, सारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा लगता है। आइए इन सब बातों को छोड़ते हुए हम अपने टॉपिक को आगे करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आरबीसी के फंक्शंस रह रहे थे वो करवाती हूँ। तो उसके बाद बस थोड़ा सा और रह गया है, 1-2 दिन की क्लासेज और रह गई है। फिर मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन करवाऊँगी। 25 या 30 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए क्लास में। देखना आप लोग जो मैंने करवाया है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए हुए, और वो तो काफ़ी बड़े लेवल के करवाऊंगी मैं आप लोगों को। सोचना तो ग्रुप डी में तो थोड़ा इजी लेवल ही आता है। तो आइए अपने टॉपिक को आगे करते हैं हम। देखिए फंक्शंस ऑफ आरबीसी। पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर चलता है। देखिए ऑक्सीजन गैस हमारे ऑर्गन्स के पास जाती है और ऑर्गन्स के जो सेल्स के पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, जो ग्लूकोज है उसका क्या करती है? ऑक्सीडेशन करती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है तो देखो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनता है, और क्या बनती है? हमारी एनर्जी बनती है। और हमारी बॉडी के पास अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे बनेगी? और अगर एनर्जी नहीं बनी हमारी बॉडी में तो हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ। इसलिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए क्या है? जरूरी है। तो हमारी जो बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती है। और देखिए जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो केवल 75% CO2 को ही वापस लाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन से ही क्या होती है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। और जो बाकी की बची हुई 25% कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा और आयंस के थ्रू हट जाती है, बाहर आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देती? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कौन सी गैस है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी गैस है जो हमारा दम घोट देती है और मीठी सी नींद में लेकर जाती है? वो भी है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तक यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। शरीर के लिए जहरीली गैस कौन सी है? वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है? देखिए सर्दियों के टाइम में जब हम लोग बाग अंगीठी जला लेते हैं तो क्या करते हैं? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जो उसमें कार्बन होता है जब, तो वो पूरी तरह से जल नहीं पाता और O2 वहाँ तक पहुँच नहीं पाती कमरे में। तो इसलिए वो क्या प्रोड्यूस हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो इतनी जहरीली होती है कि फैलती जाती है और इंसान को गहरी नींद में सुला देती है। मीठी मीठी नींद आने लग जाती है उस गैस की वजह से, और पता भी नहीं लगता इंसान को कि कब क्या हो गया, और इंसान की डेथ हो जाती है। अब ये डिजीज ऑफ आरबीसी को पढ़ते हैं आगे। आरबीसी की कमी, अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? एनीमिया, जिसे हम बोलते हैं खून की कमी हो गई। और अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। और तीसरा देखिए कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। दादा से पापा को मिली, पापा से बेटे को मिली, या बेटी को मिली, आगे उनके बच्चों को मिली, ऐसे। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी की कैसी शेप की होती है? मान लो ऐसी शेप की है, ठीक है, तो वो नॉर्मल शेप में नहीं रहती, वो सिकल शेप, जैसे हसिया, या जैसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं दराती वगैरह होती है ना आगे से ऐसे, तो इस शेप में आ जाती है वो। ऐसे में क्या होता है कि आरबीसी होती है ना वो आपस में चिपकना शुरू हो जाती है, तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में। चौथा रोग देखिए कौन सा हो जाता है? थैलेसीमिया।
ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, आरबीसी ढंग से नहीं बन पाती बच्चों में गर्भ से ही, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से ही आरबीसी ढंग से नहीं बन पाती है। तो क्या होएगा, आरबीसी ढंग से नहीं बन रही है तो बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें समय समय पर हमें क्या चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब देखिए इससे ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। देखिए जब हम हिल्स पर पहाड़ियों पर ऊपर ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं ना, तो हमारी बॉडी में 5 से 8% आरबीसी बढ़ जाती है। जब भी तो आप देखते हो ना, पहाड़ियों पर जो हिल्स पर लोग बाग रहते हैं उनके गाल ज़्यादा लाल क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें ना आरबीसी ज़्यादा होती है। आरबीसी ज़्यादा होती है तो खून ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उनके गाल कितने लाल लाल रहते हैं, पूरे ही लाल लाल रहते हैं। तो देखो ये जो आरबीसी बढ़ाने या हिल्स पर गए हैं, इसका हमारा ब्रेन होता है ना, वो किडनी को सिग्नल दे देता है कि हम ऊंचाई पर, ये बंदा ऊंचाई पर गया है, तब इसलिए आरबीसी बढ़ जाती है बॉडी में। कि अब आगे पढ़ते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। क्वांटिटी होती है 8,000 से 10,000 पर 100 ml HB। इनका फॉर्मेशन मतलब इनका निर्माण कहाँ होता है, वही बोन मैरो में। इनकी लाइफ स्पैन होती है 2 to 4 days और मैक्सिमम 21 days। डेथ कहाँ होती है इनकी, देखिए इनकी डेथ होती है ब्लड में, और थोड़ी बहुत ही लीवर में जाकर भी मर जाती है, टूट जाती है। और रीजनरेशन कहाँ होता है इनका, वो भी ब्लड में होता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी सेल्स को हम फाइटर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ती है। और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, मैंने बताया था आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं रहता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रेशियो पूछ ले आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का, तो कितना होता है वो, 600:1 होता है। और जो डब्ल्यूबीसी की शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। कुछ बुक्स में बताया गया है डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के जैसा होता है। अमीबा कैसा होता है, अमीबा ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अमीबा की भी शेप फिक्स नहीं होती है, तो इसलिए उसे अमीबा के आकार का बताया गया है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये हमें क्या देती है, इम्यूनिटी देती है बॉडी को, हम ह्यूमन बॉडी को। और अब अदर्स नेम, एक बार अदर्स नेम देख लीजिए आप डब्ल्यूबीसी के क्या क्या है। फाइटर सेल्स, बॉडीगार्ड सेल्स, इम्यून सेल्स और सोल्जर सेल्स। देखो मैंने लिख भी रखा है ना, ये RRB JE, हर जगह नहीं लिखती मैं, ये लिख लिया था मैंने। आप लोग सोचोगे कि ऐसे ही बोलती रहती है, आया था एग्जाम में, पर ये सच में आए हुए क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस ईयर किसी उसके एग्जाम के देखोगे ना, तो ये जो भी मैं करवा रही हूँ सारे आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। और सोल्जर सेल्स, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स की होती है। न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो देखिए डब्ल्यूबीसी सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिनके सरफेस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और एग्रेनुलोसाइट में जिसके सरफेस पर कोई कण नहीं पाए जाते। तो ग्रेनुलोसाइट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स के 2 पार्ट है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। मतलब टोटल कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स हो गए। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी ब्लड में कौन सी पाई जाती है, वो है न्यूट्रोफिल 60 to 65%। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, वो है बेसोफिल 0.1 to 0.5%। सब कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है, तो वो है हमारी मोनोसाइट। और कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे छोटी है, वो हमारी लिम्फोसाइट्स। और ये देखिए नोट डाल के, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है, आरबीसी, और जबकि क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा है ये। और लार्जेस्ट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और क्वांटिटी में सबसे कम है। अगर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछ ले तो उसमें मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी पूछ ले तो लिम्फोसाइट। ये देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। लार्जेस्ट ब्लड सेल इनमें से कौन सी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, आरबीसी। तो क्या होएगा इसमें, मोनोसाइट। अब देखिए बेसोफिल्स क्या कैसी होती है, थोड़ा बहुत बताया है इनके बारे में, ज़्यादा तो आएगा नहीं इतना गहराई में क्वेश्चन। तो देखो ये जैसे मैंने बताया था ना, कणिका में सरफेस होता है, छोटे छोटे सरफेस पे दाने दाने से होते हैं, तो ऐसा होता है कुछ। ये
ये होता है बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इसमें। तो एक मतलब द्विकेंद्रिका केंद्रीय कोशिका, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा, जैसे ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। दूसरा आता है इसिनोफिल्स, ये भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बोथ न्यूक्लियस आर लार्ज, तो दोनों न्यूक्लियस क्या है, बड़े हैं इसमें। एक हेडफोन के शेप का होता है, जैसे हमारा हेडफोन होता है ना, उसी शेप का होता है ये। अगला है न्यूट्रियोफिल्स, हैविंग मोर देन 2 न्यूक्लियस, मैक्सिमम 5 न्यूक्लियस होते हैं। और वैसे देखिए इसमें कैसे होते हैं, जैसे ये देखो 3 न्यूक्लियस दिखाए हुए ने, ऐसे ऐसे एक ये रहा, और मैक्सिमम 5 न्यूक्लियस तक हो सकते हैं। अगला आता है हमारा मोनोसाइट, हैविंग 1 न्यूक्लियस, और किस शेप का होता है वो, किडनी के शेप का। अगला है लिम्फोसाइट, इसमें 1 न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो क्या होता है, लार्ज। देखिए इन उन वालों में मैंने दिखाया था ना, ग्रेनुलोसाइट वालों में, तो देखिए सरफेस पे छोटे छोटे डॉट डॉट से दिखा रखे हैं, ठीक है, और इसमें नहीं दिखा रखे, क्योंकि इनकी सरफेस पे कोई डॉट डॉट होते नहीं है, कणिका में नहीं होती इनकी सरफेस। अब देखिए इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये दोनों क्या होते हैं, हमारी बॉडी को फर्स्ट लेवल इम्यूनिटी देते हैं ये, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट काम करती है ये। तो देखिए कैसे करती है मैं बताती हूँ। जैसे एलर्जी, एलर्जी को हम लोग क्या मानते हैं, अरे एलर्जी हो गई ये तो ख़राब है हमारी बॉडी के लिए, जबकि एलर्जी हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है, मान लो जैसे मुझे धूल कण मिट्टी से एलर्जी है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर आई, ठीक है, तो क्या हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं ना, वो एक एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन केमिकल। तो जैसे ही धूल कण मिट्टी आई मेरी बॉडी के अंदर, तो इन्होंने हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस कर रखा था। तो उस हिस्टामिन केमिकल से क्या हुआ कि मुझे जुकाम हो गया, छींके आने लग गई। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मतलब प्रोटेक्ट किया है मुझे उन कणों से, जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनसे, कि इससे पता चलता है कि हाँ हमारी बॉडी वो सही तरीके से काम कर रही है। अगर ये हिस्टामिन केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं करती, तो वो तो अंदर आके नॉन लिविंग थिंग्स है जो भी कण है, वो आके तो मुझे हार्म कर देते, मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरे शरीर बॉडी के अंदर क्या गया है। तो कैसे हम दवाई वगैरह लेते, तो बस फिर हमारे फेफड़े है, हमारे जो लंग्स है, बस हो जाते हो तो ख़राब, और फिर इंसान की धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, डेथ ही हो जाती। तो देखिए हिस्टामिन केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, एलर्जी के समय कौन सी डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स। दूसरा देखिए ये किसके लिए रिस्पॉन्स करती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस रिस्पॉन्स। देखिए एग्जांपल दे रखा है मैंने, जैसे किसी ने मुझे चाटा मारा, तो पहले क्या होगी, वहाँ रेडनेस होगी, पेन होगी, डेड सेल्स इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, हीट आ जाती है। तो इन सभी के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है, इसेनोफिल्स और बेसोफिल्स का। दूसरा है एंटी क्लोटिंग फैक्टर, थक्कारोधी कारक, खून को जमने से बचाता है, ऐसा कौन सा कारक है, तो कौन सा है वो, हिपेरिन है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स, इट प्रोवाइड सेकंड लेवल इम्यूनिटी, ये किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है, लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट देती है। लिविंग थिंग्स मतलब बैक्टीरिया हो गए, फंगी, विषाणु, जीवाणु, कवक जो भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे करता है, जैसे ये हमारा न्यूट्रोफिल है, तो ये बाहर बैक्टीरिया जैसे मेरी बॉडी के अंदर आया, तो ये न्यूट्रोफिल क्या करता है कि है ना, अपने जो इनका जो इसका जो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य है, उसकी हेल्प से अपने झूठे हाथ पैर बना लेता है, और जो बैक्टीरिया आया था ना उसको अपने अंदर ले लेता है, मतलब उसको क्या कर लेता है, खा जाता है, भक्षण कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है, न्यूट्रोफिल। अगला क्वेश्चन देखिए, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में जो झूठी एक स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या कहते हैं, हम उसे बोलते हैं सूडोपोडिया। अगला देखिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स, ये हमें देती है, दे प्रोवाइड एडवांस लेवल इम्यूनिटी, मतलब आगे आने वाली बीमारियों के लिए इम्यूनिटी प्रदान करती है हमें।
कि ताकि हमारे फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। जैसे वैक्सीनेशन, बचपन में हमें टीके लगाए जाते हैं, पोलियो के टीके लगाए जाते हैं और भी काफ़ी टीके लगाए जाते, BCG के टीके लगाए जाते हैं। तो ये किस लिए लगाए जाते हैं बचपन में, ताकि आगे चल के ये बीमारी, इनका वायरस हमारी बॉडी के अंदर आए तो पहले ही हम ये जो टीके लगा रखे हैं तो ये हमें उस बीमारी से बचाए। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेती है, फिर एंटीबॉडी बना लेती है। एंटीबॉडी मेनली वायरस के अगेंस्ट बनती है। ठीक है। अब देखिए लिम्फोसाइट्स होती है, वो भी टू टाइप्स की होती है, बी और टी। और इसका बी टाइप जो लिम्फोसाइट होती है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। और मैच्योर भी कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है, उसका भी बोन मैरो में होता है, लेकिन मैच्योर हमारी चेस्ट में एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, इस ग्लैंड में जाकर ये मैच्योर होती है। आगे देखिए डिजीज ऑफ WBC। अगर WBC डिक्रीज हो जाती है तो क्या रोग हो जाता है, ल्यूकोपीनिया। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी क्या कर देता है, इससे डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए WBC जब घटती है तो उस स्टेज को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और WBC जब इंक्रीज हो जाती है तो कौन सी रोग हो जाता है, ल्यूकोमिया। तो ल्यूकेमिया इज द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। मतलब अगर ज़्यादा WBC हमारी बॉडी के अंदर हो गई तो उससे हमें क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर। और कैंसर किसे कहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। आगे देखिए एक नोट डाल रखा है इंपॉर्टेंट करके, आप लोग भी जरूर करना इसे। इन केस ऑफ HIV एड्स, तब उसके इंसान में क्या होता है, उस इंसान में क्या होता है कि WBC घट जाती है। और कौन सी WBC घट जाती है, टी लिम्फोसाइट्स। देखिए आज आप लोगों का RBC भी कंप्लीट हो गया है और WBC भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कल करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, PYQ जो है। तो देखिए जो ये नोट्स मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए ना, इतने लाइन पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को यकीन ना हो ना तो काजल मैम की क्लासेस जाके देख लेना। तो वो भी सेम बिल्कुल यही करवा रही है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसको देखती हूँ पहले और फिर 1 से 1.5 घंटा ही इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखने में लग जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों की सहूलियत के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे तो पॉइंट टू पॉइंट लिख रही हूँ, ताकि क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। और जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ इसमें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, ऐसे स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। मुझे तो क्या है, मेरे तो देखो रिवीजन भी हो रहा है, साथ के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे जैसी मदर्स है नहीं कर पाती है, टाइम नहीं निकल पाता है, तो कहाँ वो 1.5 घंटे की वीडियो देखेंगी, फिर वो नोट्स बनाएंगी, खूब जल्दी जल्दी करेंगी, तो भी 2 से ढाई घंटे, उनके 2 घंटे तो मिनिमम लग ही जाएंगे। एक ये मैं जो पूरी 1.5 घंटे की वीडियो है आप लोगों को 10 से 15 मिनट में भी करवा रही हूँ, तो आप लोगों का काम ईजी हो जाता है इससे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करिए, पढ़िए और फोकस के साथ स्टडी कीजिए, ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सको। मैं भी हूँ, 7 साल हो गए मुझे स्टडी छोड़े हुए, 7 साल के बाद कम बैक कर रही हूँ, बिल्कुल जीरो से उठा रही हूँ सब कुछ भूल चुकी हूँ, सब कुछ साफ हो चुका है दिमाग से। तो जीरो से शुरू कर रही हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आइए मिलकर तैयारी करते हैं हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम की। इतना बड़ा कोई एग्ज़ाम ये है नहीं, तो इजीली हम इसे क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि अपने 2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना पढ़ाई करो तो वो भी सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बता दीजिए अगर किसी सब्जेक्ट्स के आप लोगों को नोट्स चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी जितनी मेरे से हो सकती है। तो आज का व्लॉग ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब कल। थैंक यू दोस्तों।